सर, जब से भारत में भाजपा की सरकार आई है, देश में एक अजीब सी गुंडागर्दी कहें या मॉब लिंचिंग कहें, इस तरीके की वारदात ज़्यादा हो रही है। भाजपा इसमें एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके पर सोशल मीडिया पर कुछ घटनाएं और इस तरीके की बातें करी जा रही हैं। मुस्लिमों के ख़िलाफ़ कुछ ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। तो इस सब को देखते हुए जो बाहर की कंट्री मुस्लिम कंट्री हैं, उन्होंने भी भारत सरकार को चेतावनी दी है। इसके बारे में सर आपको क्या कहना? देखिए, ये बिल्कुल सच है। आपका कहना जो है कि विशेषकर मुस्लिमों के खिलाफ, मैं तो ये कहूँगा कि विशेषकर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, जो हो रहा है वो हो ही मुस्लिमों के खिलाफ रहा है। और मुस्लिमों के साथ साथ में जो दलित और पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, विशेषकर दलित समाज, उसको भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। पर मुस्लिम को पूरी तरह से टारगेट करके ये एक प्रचार किया जा रहा है। और इसमें जो है मीडिया जो यहाँ का है, जो गोदी मीडिया है, जो बिल्कुल अपना ईमान बिल्कुल बेच चुका है, जो ईमान बेचकर बेईमान हो चुका है, उसमें कई ऐसे हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने वाकई में बेशर्मी की सारी सीमाएं जो मतलब पार कर दिए हैं। वो मीडिया, वो उस तरह के लोग जो हैं, वो उसमें लगातार लगे हुए हैं और मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। केवल यही नहीं है, भारत में ही नहीं है, इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी कि ये जो तथाकथित हिंदू मानसिकता के जो लोग हैं, ये यूं कहो हिंदू मानसिकता का कहना गलत है, हिंदुओं में तो बहुत से लोग बड़े अच्छे भी हैं। कहना जो वो सही है वो ये रहेगा कि बीजेपी जो भक्त हैं, बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, ये जो लोग लगातार इन्होंने जो है चारों तरफ ये मुस्लिमों के खिलाफ एक एजेंडा चला रखा है। और देश में ने विदेशों में, जैसे अभी आप देखें कि इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, सऊदी अरब में, कुवैत वगैरह में भी जिस तरह से ये कर रहे हैं, और उसमें एक विशेष नाम है सौरभ भारद्वाज, जो लगातार ट्वीट करके जो है वहां पे गवर्नमेंट के खिलाफ सारी चीजें कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। तो यहाँ तक कि जो यूएई की राजकुमारी हैं, उन्हें चेतावनी देनी पड़ी कि भाई हम भारतीय लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त की जाएगी। आप इस देश में हैं, इस देश की यहाँ जो भी आप काम करते हैं वो फ्री में नहीं करते हैं आप काम, उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है, इस देश से आप रोटी कमाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह की बदतमीजी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, लगातार उन देशों ने धमकी दी है कि अगर इस तरह की ये सारी बातें हुई जो मुस्लिमों के खिलाफ हो रही हैं, सो यहाँ पर इसमें जो अरब कंट्रीज में भारत के जो उत्पाद हैं, भारत का जो सामान है, उसका पूरी तरह से बायकॉट किया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो अंधभक्त हैं, बीजेपी के जो भक्त हैं, इन्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये सब कुछ कर भी रहे हैं, तो ये सब कुछ यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, और आज की तारीख में लीडर तो सही मायने में दो ही रह गए, और तो कुछ है ही नहीं। या तो अमित शाह हैं या मोदी जी हैं, इन दोनों के अलावा तो कोई है नहीं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। और ये सब कुछ अगर हो रहा है, और आपने कई बार देखा है कि जिस तरह की भाषा खुद प्रधानमंत्री जी की रही है कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है, या गृह मंत्री जी की रही है जिस तरह की वो बातें करते हैं कि शाहीन बाग तक भी इसका जो करंट लगना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें उन्हीं की हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको कोई चेतावनी नहीं दे रहे हैं, उनको अपनी पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे, उनको जेलों में बंद नहीं करवा रहे, तो साफ है कि इसमें सब कुछ मोदी जी का और अमित शाह जी का हाथ है। वो इसको श्रेय दे रहे हैं, वो इसको पूरी तरह से संरक्षण दे रहे हैं, और उनके नेतृत्व में सारा सब कुछ हो रहा है। और यहाँ तक यही नहीं है, मतलब मीडिया ने जिस तरह से बदतमीजी की है, आप देख रहे हैं हर चीज में। एक अभी घटना हुई है मॉब लिंचिंग का, जो आपने बात की, मॉब लिंचिंग इन्हीं की सब सारी करतूत हैं। इससे पहले कोई मॉब लिंचिंग का मामला इस देश में नहीं दिखा। मॉब लिंचिंग इन्हीं के सामने शुरू हुई है। इन्होंने अखलाक से लेके और फिर जो पहलू खान है, जुनैद है, अलवर में जो घटनाएं हुई, मतलब एक नहीं,
चाहे हापुड़ में, काशी में कितनी ही घटनाएं हुई, और उसी घटना का परिणाम है कि पालघर में पिछले हफ्ते 2 साधुओं को और उनकी गाड़ी का एक ड्राइवर, उन तीनों को मार दिया गया। और मारा भी उस जगह गया, आप देखें, बड़े मजे की बात है कि मारा जो गया है पालघर से 110 किलोमीटर दूर वो मारा गया है। और वो वहां पर जो इलाका है, वो जो गांव है, उस गांव की सरपंच, वो बीजेपी की सरपंच है। उस इलाके का जो एमएलए है वो बीजेपी का एमएलए है, सांसद वहां पे, मतलब वो सारा इलाका पिछले 10 साल से बीजेपी का गढ़ है, वो रहा है, और वहां पे मारा गया। और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है वो मैक्सिमम लोग, 101 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट है उसके हिसाब से, उसमें सारे के सारे वो बीजेपी के लोग हैं। और इस सबको भी एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कई लोग तो इस जमातियों की बात कर रहे हैं। ये जो लगातार है, ये घृणा, ये नफरत जो फैलाई जा रही है मुस्लिमों के खिलाफ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं इसके लिए जिम्मेदार, सीधे सीधे जिम्मेदार मेरी तरफ से मैं मानता हूं कि अगर आप रोक नहीं रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आप उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हैं। अन्यथा ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं चलता। विदेशों में भी जो थू-थू हो रही है, जो अरब कंट्रीज में लगातार थू-थू हो रही है, जो हमारे जो देश की बेइज्जती हो रही है, देश का सम्मान लगातार घटता चला जा रहा है। और यूएई वगैरह, सऊदी अरब वगैरह, ये ऐसे देश हैं, अरब कंट्रीज ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम हमारा जो क्रूड ऑयल है वो आता है। अगर ये सारी की सारी चीजें वो भी प्रतिक्रिया करने लगे, वो भी इस तरह के काम करने लगे, तो मैं समझता हूं अगर अपने कानून के हिसाब काम करेंगे तो इनमें से शायद ही कोई जिंदा रहेगा। ये जिस तरह के लोग ये बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, अरे यहाँ तो फैला रही हो तुम, विदेशों में भी नफरत फैला रहे हो, अरब कंट्रीज में भी नफरत फैला रहे हो, कम से कम कुछ तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन सारी सीमाएं इन लोगों ने पार कर दी। जो बीजेपी के कुछ मंत्री ऐसे हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं, जो गरीबों को मारते हैं या मुस्लिम्स को मारते हैं, तो बीजेपी के कुछ सांसद ऐसे हैं, मंत्री ऐसे हैं जो उनको मालाएं पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तो ये क्या उनको बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से, निश्चित। जयंत सिन्हा जो है, जो बीजेपी के मंत्री रहे, जो मॉब लिंचिंग हुई उसमें जाके उन्होंने माला पहनाई, तो ये क्या है मतलब? ये सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको जो करना है आप करे रहो, हम तुम्हारे साथ में खड़े, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो न केवल मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे, बल्कि लोगों को गुंडा बनाने का ये काम भी कर रहे हैं। उन लोगों को जो अपराधी हैं उनको सजा दिलवाकर उन्हें सुधार की बात करनी चाहिए, बट इनको ये प्रशिक्षण, इनको जो है संरक्षण दे रहे हैं, इनको सम्मान दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये कौन कर रहा है? ये निश्चित रूप से कर रहे हैं। अब लगातार आप देखिए कि किस तरह से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लगातार आप देखिए इंडिया टुडे वाले ने किस तरह से जो है मतलब प्रोपेगेंडा चलाया, किस तरह से जो उन्होंने जमात वालों की जो है वो एक स्टिंग ऑपरेशन करने की बात कही, और उसके बाद में जब दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस ने उसका जो पर्दाफाश किया कि वो जो स्टिंग ऑपरेशन है बिल्कुल झूठा है जमातियों के ऊपर। एक आपने वीडियो देखा होगा जिसमें कहा गया कि कर्नाटक में 3 लोगों ने पुलिस के ऊपर थूका, 3 मुस्लिमों ने, और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगी तीनों के तीनों हिंदू। ऐसे ही नहीं, जो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में 11 एक इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई 11 लोग हैं जमात से जुड़े हुए हैं, तबलीग जमात से, और वो लोग हैं कोरोना फैलाने हैं। सो उनकी जब उनको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि 11 के 11 हिंदू हैं। फिर उसने, जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह से लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नोएडा में भी जो इस तरह की बात की गई, और ये जो रिपब्लिक टीवी वगैरह, इन सारों ने जिस तरह से वो कर रखा है, रिपब्लिक टीवी हो, चाहे ये आपका जो है जिसमें अमिश देवगन है ये है, और चाहे आपका जो दीपक चौरसिया है ये है, चाहे रजत शर्मा है, जिस तरह से झूठी खबरें लगातार ये फैला रहे हैं और प्रोपेगेंडा करके चला रहे हैं। कोरोना के उसमें हमें कोरोना से लड़ना है, देश को बचाना है, गरीबों तक खाना पहुंचाना है, वो ना करके एक मुस्लिम को टारगेट के लगातार कर रहे हैं। तो ये इस मीडिया वाले इस तरीके से गलत खबर चलाते हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो? क्यों इतना खुल के गलत खबर चलाते हैं? देखिए, बहुत सिंपल, पूरी मशीनरी इनके साथ है क्या, इनके संरक्षण में? नहीं, बहुत सीधा सा है कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर का आएगा। जब सरकार ही उनकी है और सरकार ने पूरा संरक्षण दे रखा है, वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि मीडिया नहीं बल्कि वो तो बीजेपी है। मीडिया का नाम खत्म कर देना चाहिए। जो ये मीडिया इशारा कर रहा है ये तो पूरा बीजेपी हो गया, आरएसएस हो गया,
और ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा ही लगातार चला रहे हैं। और जब करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, तो क्या एफआईआर होगी? एफआईआर हुई भी है, पुलिस ने लगातार झूठ का पर्दाफाश भी किया है, चाहे वो नोएडा का हो, चाहे वो प्रयागराज का हो, और चाहे प्रयागराज यानी इलाहाबाद का हो, और चाहे वो फिरोजाबाद का हो, कहीं का भी हो, मीडिया ने जो झूठ फैलाया उसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत है, जमात का कोई नहीं है, मुस्लिम का कोई नहीं है। उस सब के बावजूद भी हो रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी की गई है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैंने तो बहुत पहले कहा कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ सेक्शन 124A, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम करें। देशद्रोह क्या है? देश को तोड़ने का काम, देश को बर्बाद करने का काम, देश को बांटने का काम, देश में दंगा कराने की साजिश रचना, ये सब कुछ क्या है? यही तो देशद्रोह है। इसीलिए इनके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन चलेगा कैसे? उन्हीं की सरकार है, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं, वही रिपोर्ट करने वाले हैं, वही इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, और आगे तक हाल आप देख रहे हैं, ऊपर तक भी सारा का सारा आप हाल देख रहे हैं, कोर्ट तक से भी आप क्या स्थिति हो रही है, कोर्ट का भी रवैया आप सबको मालूम है। इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि ये भुलावे में नहीं रहना चाहिए इस मीडिया को, या ये जितने भी लोग इस समय रखें कि समय हमेशा तुम्हारा ही राज रहेगा, हमेशा तुम ही रहोगे। ये समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, और एक दिन जब समय का चक्का घूमेगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, उस समय तुम्हारा क्या हाल होगा, इसकी भी जरा इनको कम से कम सोच लेना चाहिए कि समय बदलेगा तो निश्चित रूप से और बहुत कुछ बदलेगा, और सब कुछ जो तुम कर रहे हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो ये जो एजेंडा चला रहे हैं, इस एजेंडा को बंद करें, मुस्लिमों को टारगेट करना बंद करें, दलितों को टारगेट करना बंद करें। और दिक्कत एक क्या हो रही है, एक चीज केवल यही नहीं, बड़ी खतरनाक स्थिति हो रही है। आप इस पूरे कोरोना के समय में देख रहे होंगे, एक बहुत जबरदस्त साजिश लगातार चल रही है, बट लेकिन मीडिया में आ नहीं रही, पर छुटपुट इधर उधर से जहां से आ रही है खबर आपको पता लग रही होंगी कि एक बाकायदा कोरोना के बीच में एक बाकायदा तरीके से हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के नौजवान लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, दलित समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दलित समाज के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी जो लेखक हैं, जिन पर जो यलगार परिषद वहां पे जो महाराष्ट्र में यलगार परिषद 2018 में जब हुआ, उस समय उसका जो वो हुआ, उसमें उनका झूठे मुकदमे में उनको फंसाकर उनको सरेंडर करने के लिए कहा। और अफसोस की बात यह है कि नाम उनका मैं बताता हूं, आनंद तेलतुंबड़े। आनंद तेलतुंबड़े इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े क्रांतिकारी लेखक हैं, जो अहमदाबाद IMA से जो इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है IIM से, जिन्होंने जो मैनेजमेंट की डिग्री ली है, उसके बाद में उन्होंने न केवल IIT कानपुर, वो IIM कानपुर में पढ़ाया, खड़गपुर में पढ़ाया, और इस समय पुणे मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। 30 से ज्यादा जिन्होंने शोध पत्र और किताबें लिखी हैं, दुनिया भर में नामी हैं आनंद तेलतुंबड़े, दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दिए। उनको सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले इंटरिम बेल दे रखी थी, उसके बाद में उनकी इंटरिम बेल खत्म कर दी और 14 अप्रैल तक सरेंडर करने के लिए कहा, और उन्हें 14 तारीख को सरेंडर करना पड़ा। बाबा साहब के परिवार के वो हैं, प्रकाश अंबेडकर जी के बहनोई हैं। सो यहाँ तक मतलब आप समझ लीजिए कि इस नीचता तक ये पहुंच चुके हैं। ये हाल हो चुका है कि बाबा साहब के परिवार के व्यक्ति को भी नहीं बख्शा जा रहा। और उसी दिन गौतम नौलखा, वो जो भी बड़े अच्छे क्रांतिकारी लेखक के साहित्यकार हैं, उनको भी सरेंडर करना पड़ा। ये स्थिति है। तो दलितों के प्रति, मुस्लिमों के प्रति इस कोरोना के समय में बड़ा जबरदस्त एजेंडा चलाया जा रहा है। सरकार गरीबों तक खाना पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन कहीं नहीं पहुंचाया जा रहा। कितने ही न्यूज आप देख रहे होंगे लगातार आ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। हॉस्पिटल्स में जाने के लिए उन्हें कोई टेस्ट करने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा, एक कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने उस पे NDTV इंडिया पर एक न्यूज
जब रवीश कुमार जी का प्राइम टाइम चला था, उसमें उन्होंने, एक डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, स्टेट नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि किसी को भी खांसी और जुकाम हो उसको भर्ती नहीं करना है। मतलब ये हालत हो रही है। और इस सब के बीच में लगातार मुस्लिमों के प्रति, दलितों के प्रति एजेंडा चलाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये हालत हो गई है। सो जो आपका कहना है वो बिल्कुल सही है और मैं समझता हूं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर रोक नहीं लगेगी तो बड़े इसके गंभीर परिणाम। आपने खाने की बात कही, एक वीडियो ऐसा भी आया था सोशल मीडिया पर कि बिहार में छोटे बच्चे मेंढक खा रहे हैं, उनको पास खाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने सही है कि वो वाकई में, तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में जो बच्चे हैं उनके लिए खाना नहीं है, उन्हें मेंढक खाने पड़े, तो क्या सरकार के वो सारे के सारे दावे झूठे नहीं हो जाते हैं? जिसमें सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज देंगे, 1 किलो दाल देंगे, पहुंचा रहे हैं हम? कहां पहुंचा रहे हैं? जब 800 लाख टन जब हमारे गोदामों में, एफसीआई के गोदामों में गेहूं भरा पड़ा है, चावल भरा पड़ा है, जो चावल हमारा बफर स्टॉक है उससे भी डबल से भी ज्यादा हमारे पास है, तो क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? गरीबों को क्यों नहीं बांटा जा रहा है? सीधे गरीबों को क्यों नहीं दिया जा रहा? जिसके पास राशन कार्ड नहीं है आप उसको नहीं दे रहे? अरे आप उसको आधार कार्ड देखिए, आधार कार्ड है, उसके आधार पर उसको दे दीजिए, छुट्टी कीजिए, गरीब कम से कम गरीबों की तो भूख मिटे। तो इस सब से आपको पता लग जाएगा कि सरकार केवल घोषणा कर रही है, सच कुछ और है। झूठ सरकार का इसी बात से बिल्कुल नंगा हो जाता है। लोगों को जब खाने के लिए मेंढक खाने पड़े, ये तो केवल एक उदाहरण है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां से आई नहीं देखो, मीडिया तो दिखाई नहीं रहा। सरकार ये कह रही है कि लोगों तक खाना पहुंचा रही है, वहीं गरीब बच्चे मेंढक खा रहे हैं। और सरकार ये भी कह रही है कि चावल से सैनिटाइजर भी बनाने की एक बात चल रही है, जो सरकार कहती है। तो चावल से सैनिटाइजर बनाने की बात कहाँ तक सही लगती है? देखिए, चावल से सैनिटाइजर आप बाद की बात करें कि जब बच रहे, सबसे पहले अगर आपके पास बफर स्टॉक से 126% ज्यादा आपके पास चावल है, तो उस चावल को आप गरीबों को क्यों नहीं देते? आप जो आप कोटा आपने निश्चित किया है, उस कोटे को आप डबल कर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? उस कोटे को जब 5 किलो आप गेहूं की बात कर रहे हो, तो 5 की जगह 10 किलो करिए, 10 किलो चावल करिए, आप दीजिए गरीबों को। अरे गरीबों को खाना मिलेगा, उनकी भूख मिटेगी, तो देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। सैनिटाइजर से क्या होगा? सैनिटाइजर तो बात की चीज है कि अगर गरीबों को देने के बाद भी अगर कुछ बच रहता है, उसके बाद में आप सैनिटाइजर बनाइए, अन्यथा तो सीधा सीधा ये व्यापार है और कुछ नहीं। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ये आई थी कि सैनिटाइजर तो किसी और चीज से भी बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से बन सकता है, सैनिटाइजर और चीजों से अब तक भी बन रहा है। जब और चीजों से बन रहा है तो उन्हीं चीजों से बनाया जा। फिर भी मैं ये बात कहता हूं कि अगर बनाना भी है चावल से ही, अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको उसके बाद बनाइए, पहले गरीबों को दीजिए। जब तक गरीबों को नहीं दोगे, उनके घर तक आटा नहीं पहुंचाओगे, उनके घर तक नाज नहीं पहुंचाओगे, उनको खाना नसीब नहीं होगा, फिर सैनिटाइजर का क्या मतलब है? तो सैनिटाइजर का तो मतलब होगा, तो सैनिटाइजर तो गरीब आदमी कहाँ यूज कर रहा है सैनिटाइजर? उसके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, पानी नहीं है उसके पास में, सैनिटाइजर का क्या करेगा? सैनिटाइजर तो ये जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका एक वो है। तो आप अमीरों की बात कर रहे हो, आप गरीब की बात नहीं कर रहे ना। और वैसे भी ये गरीब की बात करेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार तो गरीबों की सरकार तो है नहीं, ये तो अमीरों की सरकार है, ये तो व्यापारियों की सरकार है, चंद चुने हुए लोगों की सरकार है। अगर इसमें जरा सी भी संवेदनशीलता होती तो सबसे पहले इस बात को कहने से पहले, सोचने से पहले, जो प्रधान है, जो इनके जो मंत्री हैं प्रधान, उन्होंने ये बात कही है, इसे कहने से पहले, सोचने से पहले उन्हें गरीबों के घर में खाना पहुंचाना चाहिए था, अनाज पहुंचाना चाहिए था। और जब ये पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए और ये पक्का हो जाए कि अब एक भी गरीब कम से कम खाने से नहीं मरेगा, क्योंकि ध्यान नहीं है, आज भी 3 लाख लोग इस देश में भूख से मर जाते हैं, 40 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। इसलिए पहले वो करें, उसके बाद में सैनिटाइजर या किसी चीज की बात।